हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11 बिजनेस स्टडी दोनों भाषाओं में ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी। तो हिंदी में लिखना अभी ऊपर रह गया, जिसका नाम है संयुक्त पूंजी कंपनी। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैंने आपके सामने रखा है रिलायंस इंडस्ट्री, तो ये एक कंपनी है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक को हम पढ़ेंगे, और ये लास्ट है। 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये 5वीं है। सबसे पहले मीनिंग समझना जरूरी होता है, तो इसलिए अर्थ समझते हैं पहले। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन formed for carrying out business activity and has a legal status independent of its member। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट होता है अपने मेंबर से, लीगल स्टेटस इनके पास होता है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए इसको बनाया जाता है। तो एक ऐसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है जिसमें व्यक्तियों का समूह होता है जो मिलकर व्यवसाय या बिजनेस करने के उद्देश्य से एक साथ जुड़ते हैं, और इसको कानूनी अस्तित्व प्राप्त है जो इसके सदस्यों से स्वतंत्र होता है। ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये एक तरीके से मीनिंग आ रहा है आपके सामने, जो आपको हर समय काम आएगा या यूज़ करोगे आप इसको, कि कंपनी को क्या कहते हैं। ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो ये 3 चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी हर जगह। कंपनी थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो आपको ये बार बार यूज़ करने को मिलेंगी, या इनका यूज़ होता दिखेगा आपको बार बार। आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि कृत्रिम व्यक्ति है, रियल में कोई व्यक्ति नहीं है, पर क्योंकि उसको एक लीगल स्टेटस मिला इसलिए उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो हम बता चुके हैं कि उसके जो ओनर होते हैं, जिनको हम शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं, उनसे उनका अस्तित्व अलग होता है। व्यवसाय जो किया जाता है वो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, ना कि इनके मालिकों के द्वारा। तो मालिक अलग हैं और रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग है। परपेचुअल सक्सेशन है कि क्योंकि शेयर आप देखोगे कि बिक भी सकते हैं, दूसरा खरीद भी सकता है पब्लिक में, प्राइवेट में भी ये होता है कि एक व्यक्ति के या एक शेयर होल्डर के होने ना होने से कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए इसको परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है, कि मतलब कि फॉर ए इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम जो है कंपनी चलती रहेगी, तो उसको कॉन्टीन्यूटी मिली हुई है, जिसको हम परपेचुअल सक्सेशन के नाम से जानते हैं। फिर एक कॉमन सील है, क्योंकि कृत्रिम व्यक्ति है, साइन करने पड़ते हैं, तो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री तो साइन नहीं करेगी, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसकी एक कॉमन सील बना दी जाती है, और जो भी व्यक्ति उस पोजीशन पे है, जो उसको ऑथोराइज्ड हैं साइन करने के, वो उस कॉमन सील के ऊपर साइन करते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको बार बार, 3 या 4 जो भी हैं, ये बार बार मिलेंगी, फीचर्स में भी आपको ये मिलेंगे। The company form of organization is governed by the Act Companies Act 2013। जो भी ऐसा व्यवसाय इस फॉर्म में किया जाता है जिसको हम कंपनी के नाम से जानते हैं, वो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर उसको इस समय गवर्न किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, या इससे पहले के जो कंपनी लॉ एप्लीकेबल थे उनके अंदर अगर उसको बनाया गया है, उसको इनकॉर्पोरेट किया है, तो उसको हम कंपनी कहते हैं। ठीक है, अब वो पुराने वाले लॉज कौन से हैं वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, कि इससे पहले कौन कौन से कंपनी एक्ट एप्लीकेबल थे। तो आप देखोगे एक्ट रिलेटिंग टू कंपनी इन फोर्स बिफोर द इंडियन कंपनी एक्ट 1866, 1866 से पहले जो एक्ट थे वो। ठीक है, द इंडियन कंपनी एक्ट 1866 आया, फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 आया, फिर इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 आया, फिर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनी ऑर्डिनेंस 1942 आया, और उसके बाद जो आया था वो कंपनीज एक्ट 1956 आया था, और अभी जो चल रहा है वो कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। तो इतने सारे जो प्रीवियस लॉ हैं रिगार्डिंग द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में प्रचलित थे, जिनके माध्यम से व्यवसाय पौराणिक समय से किया जा रहा है। चलते हैं अब आगे।
जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें शेयर होल्डर या अंशधारक का अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर होल्डर कौन होते हैं। द शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ये मालिक होते हैं कंपनी के। यूजुअली ओनर्स एक्सरसाइज एंड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर द बिजनेस। तो जितने भी ये शेयर होल्डर होते हैं इनका इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल होता है, क्योंकि कंट्रोल जो होता है वो तो नॉर्मली डायरेक्टर प्रोफेशनल वो चलाते हैं व्यवसाय को, बट वो सब इन्हीं के अधीन होते हैं। जब मीटिंग होती है तो जितने ओनर्स होते हैं वो सब एक जगह एकत्र होते हैं और मिलकर वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जो कंट्रोल होता है व्यवसाय पर, उस बिज़नेस पर, वो इनडायरेक्ट वे में होता है। तो ये होते हैं शेयर होल्डर, जो ओनर होते हैं उस कंपनी में, उनके पास उस कंपनी का एक हिस्सा होता है, इसीलिए इनको अंशधारक कहा जाता है। एक अंश होता है, एक शेयर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होते हैं? जिनके पास डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंपनी को चलाने का, जिसको हम निदेशक मंडल हिंदी में जानते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द चीफ मैनेजिंग बॉडी इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर। तो ये जो वो शेयर होल्डर थे पीछे, ये ही इनको इलेक्ट करते हैं। जितने शेयर होल्डर हैं वो उनको इलेक्ट करेंगे एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो फिर मैनेज करेंगे कंपनी को। तो ये चीफ मैनेजिंग बॉडी होती है जो मिलकर व्यवसाय को चलाती हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजिंग कमेटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बनती है, उनका उस बिजनेस पर डायरेक्ट एसेस होता है। फिर शेयर क्या होता है, जो हम बार बार शेयर कह रहे हैं, शेयर होल्डर कह रहे हैं, अंश। जो भी कंपनी की कैपिटल है, कैपिटल का मतलब पूंजी, जो व्यवसाय में पैसा लगा हुआ है, किनका? मालिकों का। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉलर पार्ट। छोटे छोटे हिस्सों में कंपनी की कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं और उन छोटे हिस्सों को हम शेयर्स कह देते हैं। जैसे 10,000 शेयर एक कंपनी के पास हैं, ठीक है, और उनको परचेज किया गया है 10 शेयर होल्डर ने। तो हर शेयर होल्डर पर 10 से इसको 10,000 को डिवाइड कर दूं तो हर शेयर होल्डर के पास, क्योंकि बराबर है, इन्होंने इक्वली करा है इसलिए मैंने लिखा है इक्वली, तो हर शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स आएंगे? 1,000 शेयर आएंगे। तो ये 1,000 शेयर्स जो होते हैं वो स्मॉलर क्वांटिटी है कैपिटल की, जो विभिन्न अंशधारकों में डिवाइडेड होती है। अब फीचर्स शुरू होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फीचर्स, मेरिट एंड लिमिटेशन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक इतना ही है कंपनी से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो आता है फीचर वो ये है, आर्टिफिशियल पर्सन, हमने पढ़ा था, कृत्रिम व्यक्ति है। ये लॉ की क्रिएशन है और एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट होता है उसके मेंबर्स से। तो ये क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है और अपने जो ओनर हैं, जिनको हम शेयर होल्डर कह रहे हैं, उनसे इसकी एग्जिस्टेंस जो है इंडिपेंडेंट होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, ये वर्ड बार बार मिलेंगे। तो द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड द ओनर टू बी वन एंड द सेम। तो लॉ ये बताता है कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं, वो एक नहीं है। ठीक है, तो वो एक नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस अलग अलग है। बिजनेस की और बिजनेस के ओनर की जो एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं। फॉर्मेशन, गठन कैसे होता है, बनती कैसे है कोई कंपनी? द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज ए टाइम कंज्यूमिंग, लंबी प्रोसेस है, समय लगता है उसमें, एक्सपेंसिव है, पैसा भी खर्च होता है, और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें पूरी करनी होती हैं। तो ये इसका एक तरीके से हम कहें तो लिमिटेशन है। बट अभी हम क्योंकि फीचर पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट एंड ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल चाहिए होते हैं उसके गठन के लिए। अब आता है प्रीपीचुअल सक्सेशन, जो मैं आपके सामने कहा था, शाश्वत उत्तराधिकार। तो ए कंपनी बीइंग ए क्रिएशन ऑफ लॉ कैन बी ब्रॉट इनटू एंड ओनली बाय लॉ, क्योंकि इसको बनाया किसने है? कानून ने बनाया है। तो इसका एंड भी जो हो सकता है, इसको ख़त्म भी जो किया जा सकता है, वो भी कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन ए स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज कंप्लीटेड। तो ये जब तक बंद नहीं हो सकती जब तक एक
स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसको हम वाइंडिंग अप कहते हैं। जब तक मैं उसको पूरा ना कर लूँ इसको ये कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकती। मतलब कि कंपनी जो है एग्जिस्ट करती रहेगी, मालिक शेयर होल्डर डिफरेंट हो सकते हैं, बट एक कंपनी के जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो कानून ने बनाई है, तो कानून ही उसको समाप्त कर सकता है। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाइंडिंग अप कहते हैं। कंट्रोल किसके पास होता है, तो ये मैं आपको बताया ही था कि जो मैनेजमेंट होती है और जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। ये मैंने आपको पीछे भी दिखाया था और बताया था। लाइबिलिटी के बारे में आप यहाँ पर देखोगे कि इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है, जहाँ तक उन्होंने कंपनी के अंदर कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। अगर जितना पैसा, जितने शेयर उन्होंने खरीदे हैं, अगर उतना पैसा उन्होंने कंपनी को पे कर दिया है, तो फिर इनकी कोई भी लायबिलिटी, जो भी क्रेडिटर या डेप्ट बाहर वाली होती हैं जिनको सेटल करना होता है, उसके लिए इनके ऊपर कोई क्लेम हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम यूज़ भी नहीं कर सकते उस डेप्ट को पे करने के लिए। तो लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। और अगर इन्होंने अपने शेयर का, मान लिया किसी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी और उस शेयर होल्डर ने पूरे 1000 रुपये पे कर दिए हैं कंपनी को, तो अब कंपनी के मतलब उस व्यक्ति की, उस शेयर होल्डर की कोई लायबिलिटी कंपनी पर नहीं बचती। बट अगर उसने 100 शेयर उसके पास हैं और उसने अभी सिर्फ 8 रुपीज़ पे किए हैं, 800 पे किए हैं, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो सीमित हो गई उस अनपेड पार्ट तक जो अभी तक उसने कंपनी को पे नहीं किया। मतलब कि 100 शेयर पर 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये की लायबिलिटी उसकी बनती है। तो लायबिलिटी कहाँ तक सीमित है, जितने शेयर उन्होंने परचेज किए हैं उस कंपनी के अंदर, और उसका भी वो पार्ट जो अनपेड रह गया है। सार मुद्रा आपने पढ़ा था कि कॉमन सील होती है, ये एक मैंने दिखा रखी है। तो क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन नहीं कर सकता अपने नाम के लिए, इटसेल्फ खुद वो साइन नहीं कर सकता, कृत्रिम व्यक्ति है, रियल का कोई व्यक्ति नहीं है। देयरफॉर एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इट्स ओन सील विच एक्ट एज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो वो कैसे काम करती है, ऑफिशियल सिग्नेचर, और जो भी ऑथोराइज सिग्नेटरी होता है वो उसके ऊपर साइन कर देता है। तो इसको हम कॉमन सील कहते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी एंटर करेगी उस पर वो कॉमन सील लगेगी, ये कंपलसरी है। रिस्क बियरिंग वो हमने देखा है कि इसमें क्या होता है, रिस्क जो है डिफरेंट ओनर के बीच में डिवाइड हो जाता है। द रिस्क ऑफ लॉस इन ए कंपनी इज बोर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर। द रिस्क ऑफ लॉस दस गेट स्प्रेड ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो जिस कंपनी के अंदर जितने अंशधारक हैं, शेयर होल्डर हैं, उनके बीच में सारा रिस्क डिवाइड हो जाता है। अब शुरू होते हैं इसके मेरिट्स, गुण। तो पहला हमने पढ़ लिया, अभी देखा भी था, लिमिटेड लायबिलिटी है। तो हमने पढ़ दिया कि जो भी अनपेड पार्ट रहता है सिर्फ वहीं तक होता है। तो जितनी कैपिटल मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ बिजनेस के अंदर, मेरी लायबिलिटी भी वहीं तक सीमित होती है। दूसरा आप इसमें देखोगे जो पीछे फीचर्स आपको नहीं मिला वो है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि मैं अपने हिस्से को बेच सकता हूँ। तो जब आप यहाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी पढ़ोगे तो आप पाओगे कि शेयर होल्डर अपना जो शेयर है वो बेच भी सकता है। द ईज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एड टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए कंपनी एज द शेयर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। आप अपने हिस्से को किसी दूसरे को बेच सकते हो। जो आप देखते हो सेंसस चलता है, बीएससी चलता है, स्टॉक एक्सचेंज। अब वो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है शेयरों की, जिनको हम शेयर कहते हैं, शेयर मार्केट, तो ये वही शेयर हैं, वही अंश है किसी कंपनी का जो बेचा जाता है बाय द जो करंट ओनर है और जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है जिनको ये बेचा जाता है। ठीक है, तो जो खरीदने में इंटरेस्टेड है वो वहाँ से खरीदता है, जो बेचने में इंटरेस्टेड है वो वहाँ से बेच देता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये गुण हमने पढ़ लिया है कि प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस है, उसका सदा अस्तित्व है, कानून ने उसको बनाया है। तो किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर की डेथ, रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी से उसके अस्तित्व पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एक सेपरेट एंटिटी है जिसको कानून ने बनाया है। कानून के एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू ही मैं उसको समाप्त कर सकता हूँ, जिसको हमने
किसका नाम दिया है, वाइंडिंग अप का, तो इसलिए इसकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास स्कोप है, क्योंकि आप अपनी जो कैपिटल है उसको लोगों को इशू कर कर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पर किसी भी बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा होती हैं। तो कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू द लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, इनके पास पैसा इकट्ठा करने के बहुत सारे साधन होते हैं। ये अपने शेयर मार्केट में बेच सकते हैं, उससे पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकते हैं, ये फैसिलिटी इनके पास सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर ये अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इनके पास सबसे ज़्यादा स्कोप होती हैं। फिर आया प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो जब कभी आप देखोगे जितनी बड़ी कंपनी है, पैसा इनके पास ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करती है, वो सैलरीड पर्सन को रखती है, प्रोफेशनल्स को रखती है, स्पेशलिस्ट लोगों को रखती है, जो पर्टिकुलरली जिस काम में वो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उसी काम को करते हैं। तो इनके यहाँ जो मैनेजमेंट होती है, जो पूरे बिजनेस को चलाती है, वो प्रोफेशनल होती है, वो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। सो जो भी डिसीजन मेकिंग उनको लेनी होती है वो उस काम में परफेक्ट हैं। तो इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं और वो उन लोगों को एम्प्लॉय कर पाती हैं। ठीक है, अब आती हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब कमियां, सीमाएं। अच्छाई पढ़ ली, अब सीमाएं देखती हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी, जब शुरुआत हमने की थी, कि उसको बनाना ही जटिल है, कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी फॉर्मेशन में, ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा एफर्ट भी लगता है, साथ ही साथ एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव का मतलब है बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो वो एक्सटेंसिव नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है जिसको हमें पूरा करना होता है। तो इसको बनाना ही सबसे डिफ़िकल्ट काम है। बाकी हमने इसके कुछ फीचर्स देखे हैं, तो ये एक इसके एक डिसएडवांटेज है कि इसको बनाना ही थोड़ा जटिल प्रक्रिया से गुजर कर करना पड़ता है। फिर इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, अभी आप देख रहे थे कि हमने बोला कि हाईली प्रोफेशनल पीपल्स होते हैं जो उस काम को, इसकी मैनेजमेंट को देखते हैं, बट वो मालिक नहीं होते। बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमने देखी, उसमें जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो उसके मालिक हैं, तो वो समझते हैं कि इसमें हमारा पैसा लगा है, तो वो दिल जान लगा कर काम करते हैं। तो एक सीमा के रूप में अगर देखा जाए, जब कंपनी कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जब ये सीमा बनती है, नॉर्मली तो हम यही कहते हैं कि हाईली क्वालिफाइड लोग हैं तो उनको नॉलेज है, तो वो अच्छा ही परफॉर्म करेंगे और कंपनी अच्छी ही परफॉर्म करती है। बट इन केस जब कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, तो हम कहते हैं कि भाई उनका इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट था, क्योंकि वो मालिक नहीं है, नौकर हैं, तो वो जो काम उनको दिया जाता है, जैसे बताया जाता है उतना ही करते हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते। तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट लीड टू ए सिचुएशन इन विच देयर इज ए लैक ऑफ एफर्ट एज वेल एज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। तो वो उसको अपना नहीं मानते, वो मानते हैं कि हम तो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, तो वो एज एम्प्लॉय ही काम करते हैं। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो सीक्रेटसी नहीं है, आपको कंपनी एक्ट ये कहता है कि हर पब्लिक कंपनी को अपने जो भी अकाउंटिंग डिटेल है वो टाइम टू टाइम पब्लिसाइज करनी पड़ेगी, लोगों को बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके शेयर मार्केट में शेयर होल्डर जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर लिस्टेड है, तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक तक पहुँचानी होती है। तो सबसे कम अगर सीक्रेसी किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है। न्यूमरस रेगुलेशन, बहुत सारे नियम कानून हैं जो एक कंपनी को पूरे करने पड़ते हैं। ए कंपनी इज बर्डन विद द न्यूमरस रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ आस्पेक्ट इंक्लूडिंग ऑडिट, वोटिंग, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन वेरियस सर्टिफिकेट। बहुत प्रकार के सर्टिफिकेट उन्हें लेने पड़ते हैं, ऑडिटिंग करानी पड़ती है, वोटिंग राइट देखनी पड़ती है, रिपोर्ट पब्लिसाइज करनी पड़ती है, बहुत सारे दस्तावेजों को तैयार करना पड़ता है। तो ये इनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो इतने ज़्यादा कहीं पर भी आपको और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेंगे। अब क्योंकि शेयर होल्डर बहुत सारे हो गए, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में भी समय
लग जाता है। द कंपनी एक्ट रिक्वायर्ड ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड from time to time a lot of information to the office of the registrar of the company. Such information is available to the general public also. तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी जनरल पब्लिक को भी होती है। डिसीजन लेने के लिए आपको एजीएम करनी पड़ती है, वो एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं उसको। तो उस एजीएम में जब हम सब मिलकर बातचीत करते हैं और बातचीत पर डिसीजन निकलता है, तो क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत ज़्यादा हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, तो डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। क्योंकि आपको अकेले डिसीजन नहीं लेना पड़ता, इसलिए वो प्रॉम्प्ट नहीं होता। ये अभी शायद मैं पढ़ चुका हूँ न्यूमरस रेगुलेशन, तो ये यहाँ पर भी था, तो शायद वही पॉइंट आगे आ गया है। तो एज द डायरेक्टर वर्चुअली इंजॉय द राइट टू टेक ऑल मेजर डिसीजन इट लीड टू रूल बाय ए फ्यू। तो ये उसी से एक अलग सा निकला हुआ पॉइंट है जिसमें ये कहा गया है कि जो मैनेजमेंट चला रहे हैं वो कौन लोग हैं? डायरेक्टर। डायरेक्टर ही उस कंपनी के जो मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं वो लेते हैं। तो जब किसी को अत्यधिक पावर मिल जाती है तो कभी कभी वो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये जब आता है क्योंकि शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, मालिक बहुत सारे हैं, पर चलाने की पावर कुछ लोगों को दे दी जिनको हमने डायरेक्टर कहा है, तो वो कभी कभी क्या होती है, नेगेटिव चली जाती है अगर वो पार्शियल डिसीजन लेते हैं, बायस डिसीजन लेते हैं और अनवाइजली डिसीजन लेते हैं तब। अब ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, हितों में टकराव आता है, तो ये आप देख ही चुके हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर हैं। अब वो चाहे एम्प्लॉई हो, फॉर एग्जांपल मे बी इंटरेस्टेड इन हायर सैलरी, उनको पैसे ज़्यादा चाहिए, सैलरी ज़्यादा चाहिए। कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए। शेयर होल्डर को पैसा ज़्यादा चाहिए रिटर्न में जो उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है डिविडेंड की फॉर्म में। तो अब जब सबको अपने अपने हित देखने हैं तो इतने सारे हितों को किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हितों में टकराव आता है, सब अपने हिसाब से चाहते हैं, अपने हिसाब से उस कंपनी के जो भी कमाई है उसको यूज़ करना चाहते हैं, जो कभी कभी दिक्कतों का सामना करवा देती है एक कंपनी को। तो आज की वीडियो में हमने फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट या जिनको लिमिटेशन कहते हैं, साथ ही साथ कंपनी का मीनिंग सीखा। आगे की कुछ वीडियो में हम कंपनी को और क्लियर करेंगे कि कैसे ये इतना कॉम्प्लेक्स होती है। अभी के लिए बाय।